स्टार्ट कर लेते हैं। 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री क्वेश्चन एक बजे बता देंगे डीपीपी का, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन के लिए आ जाइएगा। देखिए क्वेश्चन रिकॉर्ड भी कर देंगे आज, ठीक है। देखिए पिछले दिन थोड़ा सा वो सब बच्चा नहीं था तो उसे रिकॉर्ड नहीं हो पाया था। देखिए 3D ज्योमेट्री हम लोग बाबू 11th में जब थे तो वहाँ 2 डायमेंशन ज्योमेट्री था। 2 डायमेंशन ज्योमेट्री में एक्स और वाई प्लेन होता है। जैसे मान लेते हैं कि हमको ये प्लेन है, ये प्लेन है बाबू, और इसमें किसी पॉइंट को रिप्रेजेंट करना है, रिप्रेजेंट तो सिर्फ आपको ये एक्स और वाई बनता है। एक्स और वाई का मतलब एक्स एक्सिस से दूरी नापते हैं और ये वाई से दूरी नापते हैं पॉइंट का कोऑर्डिनेट लाने के लिए प्लेन में। लेकिन ये पॉइंट जो है प्लेन में नहीं रह करके ऊपर स्पेस में आ जाए, यहाँ आ जाए, तो यहाँ आ जाए तो इसका एक्स वाला दूरी तो होवे किया और वाई दूरी तो हो किया, और ऊपरे वाला बढ़ गया जेड स्पेस के लिए। तो हम लोग स्पेस में किसी भी पॉइंट को अगर रिप्रेजेंट करना पड़ रहा था बाबू, स्पेस होता है ना, स्पेस आवा बाबू ऐसे स्पेस, हाँ स्पेस में अगर किसी पॉइंट को रिप्रेजेंट करना है तो खाली एक्स और वाई प्लेन से काम नहीं चलेगा। वहां पर आपको ऊपर उठने के लिए एक और एक्सिस चाहिए, जेड एक्सिस। तो हम लोग स्पेस में 3D में आपको किसी भी पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको जो फ्रेम डिजाइन किया गया है उस फ्रेम को कोऑर्डिनेट सिस्टम बोलते हैं। कोऑर्डिनेट सिस्टम 2D वाला को भी बोलते थे, लेकिन 2 डायमेंशन ज्योमेट्री में जो कोऑर्डिनेट सिस्टम था वो एक्स और वाई प्लेन रहता था, लेकिन इसमें एक्स वाई और जेड प्लेन रहेगा, मतलब एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस रहेगा। तो देखिए कोऑर्डिनेट सिस्टम वही 2D वाला स्टार्ट वहीं से हुआ है जहां पर आप 11th में पढ़े थे 2D, वहीं से स्टार्ट हुआ है। तो एनी पॉइंट पे देखिए ये आपको एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, ये क्या है बाबू, जेड एक्सिस है, ये आप लोग जानते होंगे, ठीक है। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। ये बाबू ओ एक्स, ये जो लाइन है बाबू इसको हम लोग एक्स एक्सिस बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं बाबू, वाई एक्सिस बोलते हैं बाबू, और इसको बोलते हैं बाबू जेड एक्सिस बोलते हैं बाबू, जेड एक्सिस। ये बाबू एक्स वाई जेड ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है, और किसी भी पॉइंट को स्पेस में रिप्रेजेंट करने के लिए कोऑर्डिनेट ऑफ पी इज टेकन एज एक्स वाई जेड। स्पेस में किसी पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए एक्स वाई जेड लिखेंगे, और प्लेन में रिप्रेजेंट करने के लिए एक्स वाई लिखते थे जो 11th में पढ़ रहे हैं 2 डायमेंशन। यहाँ पर ये वो बढ़ गया, जेड वाला कोऑर्डिनेट बढ़ गया, ओके, जेड कोऑर्डिनेट। और 2 डायमेंशन ज्योमेट्री जो 11th में पढ़े तो वहां पे डिस्टेंस फार्मूला था, डिस्टेंस फार्मूला यहाँ भी है। तो वहां पर जो पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया रहता था खाली एक्स वाई रहता था, लेकिन यहाँ पर क्या रहेगा, एक्स वाई जेड, x1 y1 z1, और q का कोऑर्डिनेट x2 y2 z2, x2 y2 z2। तो pq का दूरी, pq का मॉडुलस, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट p एंड q, फार्मूला आपका 11th वाला ये था, x2 x1 का स्क्वायर, y2 y1 का स्क्वायर, इसमें एक और कोऑर्डिनेट बढ़ जाएगा, z2 z1 का होल स्क्वायर का रूट हो जाएगा। फार्मूला नया है कि सेम सिमिलर टाइप का है, सिमिलर है, पर ये वाला एक z कोऑर्डिनेट बढ़ जा रहा है, ओके सर। हाँ, जब आप 11th में पढ़ रहे थे तो सेक्शन फार्मूला था इंटरनल एक्सटर्नल के केस में, सेक्शन फार्मूला यहाँ भी इंटरनल और एक्सटर्नल के केस में। तो यहाँ भी पॉइंट P का कोऑर्डिनेट x1 y1 z1 है, यहाँ भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट x2 y2 z2 है, जेड कोऑर्डिनेट बढ़ जा रहा है। कोई जो पॉइंट R है वो इसको PQ को m/n में इंटरनली बांट रहा है आंतरिक रूप से, तो पॉइंट R डिवाइड्स PQ इंटरनली इन m/n। तो पॉइंट R का कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। लॉजिक है कि इधर वाला आदमी इधर घूमने आता है, याद होगा, mx2 वेक्टर भी तो बताया कि है, और इधर वाला इधर से गुना होगा nx1, mx2 + nx1 / m + n। फिर y कोऑर्डिनेट my2 प्लस ny1 बटा एक प्लस है, फिर z कोऑर्डिनेट mz2 प्लस nz1 बटा एक प्लस है। खाली इसमें z कोऑर्डिनेट को बढ़ जा रहा है, ओके बाबू। मिड पॉइंट अगर निकालना है तो मिड पॉइंट अगर r मध्य बिंदु रहेगा तो वहां पर m/n का वैल्यू 1/1 होगा, 1/1। तो जहां जहां m और n दिख रहा है वहां 1 और 1 देंगे, तो यहां 1 * x1 1 * x2 बटा 1 + 1, तो 1 + 1 2 हो जाएगा। तो डायरेक्ट आ जाएगा x2 + x1/2, और ये क्या आ जाएगा बाबू, y2 + y1/2, z2 + z1/2। मध्य बिंदु निकालना रहेगा तो दोनों कोऑर्डिनेट को जोड़ के बटा 2 कर देंगे। ये पहले जानते थे कि नहीं जानते हैं, ये पहले जानते थे आप लोग, इसी को रिपीट किया गया है खाली z कोऑर्डिनेट के लिए, ओके सर। इसको थोड़ा नोट कीजिए। 3D यहीं से स्टार्ट है, y2 - n y1 बटा m - n, फिर m z2 - n z1 बटा m - n। तो फार्मूला सिमिलर है, खाली जोड़ कोऑर्डिनेट बढ़ जाएगा। एक्सटर्नल के लिए भी लिख लीजिए, एक्सटर्नल डिवीजन डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है, किसी वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए वेक्टर, किसी वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है, यहां देख लेंगे, अभी देखेंगे नहीं। देखिए ये बाबू आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम है स्पेस में 3D प्लेन, ये आपका x y और ये z, ठीक है बाबू। यहाँ पर बाबू कोई पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है x y z, तो पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ रहेगा, किसका पोजीशन वेक्टर ओपी वेक्टर निकाल लेते हैं आप, ओपी वेक्टर निकाल लेते हैं जी। कैसे निकालते हैं, इसमें i कैप j कैप और k कैप लगा के जोड़ देते, पढ़ाएंगे बाबू।
हाँ, ये आपको ऐसा होता है ओपी वेक्टर। तो ओपी वेक्टर आगे किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ था, तो अब ओपी वेक्टर जो है बाबू पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ये जितना कोण बना रहा है एंटी क्लॉकवाइज में, जितना कोण बना रहा है उस एंगल को क्या बोल रहे हैं बाबू? अल्फा। और यहाँ पर पॉजिटिव जो वाई एक्सिस है, पॉजिटिव वाई एक्सिस से ओपी वेक्टर से जो एंगल बना रहा है बाबू, इस गामा इस बीटा एंगल को हम बीटा बोल रहे हैं, बीटा। और ये जो जो ओपी वेक्टर है वो पॉजिटिव जेड एक्सिस से जो एंगल बना रहा है वो गामा एंगल बना रहा है। मतलब ओपी वेक्टर तीनों एक्सिस से, पॉजिटिव एक्सिस, पॉजिटिव वाई, पॉजिटिव जेड से कितना कितना कोण बना रहा है वो कोण पता है। वो कोण पता है अल्फा, बीटा और गामा, अल्फा, बीटा और गामा। तो जितना जितना एंगल बना रहा है उसमें आप कॉस लगा दीजिए, कॉस लगा दीजिए, कॉस अल्फा, कॉस बीटा और ये कॉस गामा। कोसाइन का मतलब कॉस होता है बाबू, और डायरेक्शन का मतलब एंगल होता है। डायरेक्शन का मतलब कोण होता है और कोसाइन में कॉस, माने एंगल में कॉस लग जाना, एंगल में कॉस लग जाना। जितना जितना कोण बना रहा है उसमें कॉस लगा देंगे, दैट इज कॉल्ड डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ओपी वेक्टर। कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा को क्या कहा जाता है बाबू? ओपी वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन कहा जाता है, डायरेक्शन कोसाइन। और इसको बाबू स्मॉल एल, स्मॉल एम और स्मॉल एल से सूचित रिप्रेजेंट किया जाता है। माने कॉस अल्फा के बदले शॉर्टकट में एल, स्मॉल एल भी लिखा रहता है, ठीक है, हर एक जगह लिखा रहेगा, खाली हम नहीं लिख रहे हैं, पूरा दुनिया, ठीक है। हाँ, कॉस बीटा को एम से रिप्रेजेंट किया जाता है, कॉस गामा को शॉर्टकट में एल, माने इसको शॉर्टकट में डायरेक्शन कोसाइन को एल एम एन भी बोल सकते हैं। तो डायरेक्शन कोसाइन किसी वेक्टर का क्या हो समझ में आया? ठीक है, कोई वेक्टर ओपी वेक्टर एक्स वाई जेड से जितना जितना कोण बनाता है उसमें बाबू हम लोग कॉस लगा देते हैं। तो कॉस लगाने के बाद जो कॉस लगाने के बाद जो वैल्यू आता है कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, दैट इज कॉल्ड डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ओपी वेक्टर एंड इट इज डिनोटेड आल्सो डिनोटेड बाय एल एम एन। ओके सर, ओके, रुक जाइए, नहीं लिखना है। और अगर ये तीनों का तीनों डायरेक्शन कोसाइन है तो cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा का जो वैल्यू होता है वो 1 होता है। ये प्रूव करेंगे। और इसी को हम cos स्क्वायर अल्फा को l स्क्वायर m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर लिख सकते हैं, l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इक्वल टू 1। ओके बाबू, हाँ बोलिए कैसे होता है सर ये वाला जो रिजल्ट लिखे हैं? ये रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसमें बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है। और देखिए इसको 2D में समझते हैं कि कैसे आता है। ये कोई बाबू ओपी कोई वेक्टर है 2 डायमेंशन ज्योमेट्री में, और सपोज करते हैं एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है बाबू? अल्फा। इसका कोऑर्डिनेट आपको 2D में दिया है x, y। यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए, परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिएगा, यहां ऑरिजिन है, इसका कोऑर्डिनेट x y है, मतलब ये वाला दूरी क्या रहा होगा? x, ये वाला क्या रहा होगा? y। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में हम लंब डालेंगे तो cos अल्फा थोड़ा सा बोलिएगा, तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में cos अल्फा बोलिएगा बेस बटा हाइपोटेनस, आधार बटा कर्ण। तो यहाँ बेस x है और बटा ओपी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है लेंथ, लेंथ ओपी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अगर ये y एक्सिस से अगर बीटा एंगल बना रहा है, देखिए बीटा, तो अगर ये एंगल बीटा है तो ये वाला भी एंगल कितना होगा? बीटा। बोलिए कैसे सर? ये देखिए ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, पैरेलल लाइन कट करता, लाइन कट करता है तो अल्टरनेट एंगल यहाँ वाला वहाँ वाला बराबर होता है, 8 में होगा। यहाँ बीटा है तो वाला भी कितना होगा? बीटा। इस राइट एंगल ट्रायंगल में थोड़ा सा cos बीटा, थोड़ा देर भी बोलिएगा cos बीटा, कि एंगल बीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर हो गया, ये तो परपेंडिकुलर हो गया इस एंगल बीटा के लिए, इसका बेस कौन हो गया? नहीं, ये तो बीटा के सामने लंब हो गया, लंब जो एंगल लेते हैं ना उस कोण के सामने वाला परपेंडिकुलर कहलाता है। तो एंगल हम बीटा ले रहे हैं तो फॉर एंगल बीटा इट इज परपेंडिकुलर, जानते होंगे राइट एंगल। इसका बेस कितना हो गया? y बटा हाइपोटेनस ओपी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। आप देखिए दिमाग मत लगाइए, इसका x कोऑर्डिनेट x था पॉइंट का, तो x कोऑर्डिनेट में ओपी का मैग्नीट्यूड से भागा लगा दे रहे हैं तो cos अल्फा आ जा रहा है। इसका y कोऑर्डिनेट में, y कोऑर्डिनेट पॉइंट का y कोऑर्डिनेट में ओपी का वेक्टर का मैग्नीट्यूड से भागा लगा दें तो cos बीटा आ जा रहा है। अगर इसी को हम लोग z 3D के लिए यूज करें तो अगर उसका z कोऑर्डिनेट z बटा ओपी का मैग्नीट्यूड से भागा लगा देंगे तो cos गामा आ जाएगा, cos गामा आ जाएगा। दिख रहा है कैसे आ जाएगा? चलिए तो देखिए यहाँ पर क्या बोले, देखिए डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए वेक्टर इफ p x y z is any point in space तो therefore op वेक्टर i कैप j कैप k कैप लगा देंगे पॉइंट का कोऑर्डिनेट में तो op वेक्टर आ जाएगा। पोजीशन op वेक्टर कोई पोजीशन वेक्टर पॉइंट p का बोला जाता है। तो op मेक्स एन एंगल अल्फा बीटा गामा विद पॉजिटिव x एक्सिस, पॉजिटिव y और पॉजिटिव z एक्सिस रिस्पेक्टिव क्रम अनुसार। आगे पॉजिटिव x लिखा है तो x से अल्फा बना रहा है, पॉजिटिव y से बीटा बना रहा है, पॉजिटिव z से
गामा एंगल बना रहा है। तो देन cos अल्फा cos बीटा cos गामा को ही कहा जाता है डायरेक्शन कोसाइन। इसको शॉर्ट में d डॉट c एप्रोप्रिएट लिखा रहेगा। d मतलब डायरेक्शन, c मतलब कोसाइन। अब एफ लगा हुआ है कोसाइन एक से ज्यादा इसलिए ऐसे रहेगा, समझिएगा ना, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ओपी वेक्टर एंड इट इज डिनोटेड बाय cos अल्फा के बदले a लिखा जाता है, cos बीटा के बदले m लिखा जाता है, cos गामा के बदले a लिखा जाता है। अब cos स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर बीटा cos स्क्वायर गामा बराबर 1 होता है। इसको प्रूफ करेंगे और इसी को l स्क्वायर m स्क्वायर n स्क्वायर बराबर 1 इसको प्रूफ किए हैं फ्रॉम LHS। cos स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर बीटा cos स्क्वायर गामा LHS में cos अल्फा का वैल्यू x बटा OP का वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखे हैं। देखिए ट्रायंगल बनाते cos अल्फा x बटा अभी समझाए थे, हां cos बीटा y कोडेड बटा OP का मैग्नीट्यूड। ये cos अल्फा x बटा OP वेक्टर का मैग्नीट्यूड लेकिन होल स्क्वायर है, तो cos अल्फा का होल स्क्वायर, ये cos बीटा का वैल्यू y बटा OP वेक्टर का मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर। और इसी तरह से cos गामा क्या हो जाएगा, z कोऑर्डिनेट z बटा OP वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या का होल स्क्वायर। तो ये अलग अलग स्क्वायर करेंगे तो ऊपर x का स्क्वायर y का स्क्वायर z का स्क्वायर हो जाएगा, नीचे OP वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, यहां भी OP वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, यहां भी OP वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। एलसीएम ले लेंगे तो बटा वाला सब सेम है, तो एलसीएम क्या हो जाएगा OP वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तो जो यहां है x का स्क्वायर वही रहेगा, जो यहां है y का स्क्वायर वही रहेगा, जो यहां है z का स्क्वायर वही रहेगा। तो x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर अगर OP का मैग्नीट्यूड को पूछे यहां से तो OP वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा रूट अंडर x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर रूट अंडर होगा, लेकिन OP वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा। देखिए तो ये वाला जो है बिना रूट का है, x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर बिना रूट का है, इसका मतलब OP वेक्टर का मैग्नीट्यूड का वो स्क्वायर है। इसके ऊपर के बदले क्या लिख सकते हो, OP वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, और नीचे तो OP वेक्टर मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है ये है, तो ऊपर नीचे कैंसिल हो गया तो कट गया तो वन नहीं समझ रहे सर। द डायरेक्शन कोसाइन if the direction cosine of a line are direction cosine of a line are 1 by c 1 by c 1 by c then value of c is कितना होगा, वैल्यू ऑफ सी आर, सी का एक से ज्यादा वैल्यू आएगा। देखिए ये बाबू तीनों का तीनों जो नंबर है वो क्या है, वो डायरेक्शन कोसाइन है किसी लाइन का, लाइन का भी रह सकता है वेक्टर भी रह सकता है, लाइन चाहे वेक्टर का। यहाँ लाइन का डायरेक्शन कोसाइन दिया हुआ है, तो इसमें सी का वैल्यू बताना क्या होगा। तो अभी जो थ्योरी बताए कोई भी 3 नंबर अगर डायरेक्शन कोसाइन है एलिमेंट उसका स्क्वायर का जोड़ कितना होता है बाबू 1 होता है। अगर एल एम एन अगर डायरेक्शन कोसाइन है तो एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर का जोड़ करके कितना होता है बाबू 1 होता है। प्रूफ किए ना, याद रखना पड़ेगा, बहुत बड़ा बात है, ठीक है। ये तीनों का तीनों जो नंबर है वो डायरेक्शन कोसाइन है, तो जब डायरेक्शन कोसाइन है ये है, हाँ ये आपका 1 बाई सी और 1 बाई सी और 1 बाई सी, ये आपको आर डायरेक्शन कोसाइन है बाबू ऑफ लाइन। तो लाइन का डायरेक्शन कोसाइन है तो तीनों का स्क्वायर का जोड़ कितना होना चाहिए 1 होना चाहिए, हाँ। तो देयरफॉर 1 बटा सी का स्क्वायर 1 बटा सी का स्क्वायर 1 बटा सी का स्क्वायर का जोड़ कितना होना चाहिए बाबू 1 होना चाहिए। तकलीफ है क्या बाबू, नहीं इस पर बहुत क्वेश्चन आता है, नमूना पेश कर रहे हैं छोटा सा। ऊपर 1 का स्क्वायर तो 1 हो जाएगा, नीचे सी स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ भी बाबू 1 बटा सी स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ भी 1 बटा सी स्क्वायर का 1 हो गया। इसका एलसीएम थोड़ा सा निकाल लीजिए, सी स्क्वायर, हाँ तो 1 प्लस 1 और इतना का 1, यहाँ से 1 1 3 है बाबू, और ये गोला उधर चल जाएगा, हाँ यहाँ 1 बराबर हो जाएगा 3, सॉरी हाँ ये सी स्क्वायर बराबर 3 हो जाएगा, सी स्क्वायर बराबर 3 हो जाएगा। तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लीजिए, ठीक है, टेकिंग स्क्वायर रूट ले लीजिएगा, तो सी स्क्वायर का स्क्वायर रूट और ये बाबू 3 का स्क्वायर, सी स्क्वायर का स्क्वायर मॉड ऑफ सी, और ये बाबू आपका 3 का स्क्वायर रूट, ओके। यहाँ से मॉड हटता है तो प्लस माइनस आ जाएगा, माने प्लस माइनस रूट 3 आ जाएगा बाबू सी का वैल्यू। अगर रुक जाइए, अगर इसमें वेक्टर रहता है ना वेक्टर, तो वेक्टर का सिर्फ एक डायरेक्शन होता है, ठीक है। देखिए वेक्टर और लाइन में क्या फर्क है, जैसे ये कोई वेक्टर ऐसे दे दिया और ये लाइन दे दिया लाइन, तो वेक्टर और लाइन में क्या फर्क है, इसको हम पीछे नहीं ला सकते हैं, इसको जब भी होगा तो आगे ही खींचेंगे, एक ही जगह खींचाएगा। लेकिन लाइन है, देखिएगा जादू देखिएगा, बोलिए वो ऐसा है, हाँ लाइन में हम दोनों दिन बढ़ा सकते हैं लेकिन वेक्टर में दोनों दिन नहीं बढ़ा सकते हैं, ठीक है। ये अगर लाइन यहाँ पर कर रहा है, लाइन जो है वही लाइन जो है वाई एक्सिस से 60 डिग्री एंगल बना रहा है, तो कह रहा है कि एक्स जेड एक्सिस से जो लाइन होगा
वो कितना कोण बनावेगा, जेड एक्सिस से कोण बनाएगा, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखते हैं लाइन मेक्स एन एंगल, लाइन मेक्स एन एंगल 120 डिग्री विथ किसके साथ बना रहा है बाबू, विथ एक्स एक्सिस के साथ 120 बना रहा है। तभी जो थ्योरी टीचर बताया उसमें एक्स एक्सिस से जो एंगल बनाता है उसको अल्फा बोलते हैं, अल्फा। तो इसका मतलब दिया फॉर अल्फा बराबर कितना देन है 120, और वही जो लाइन है मेक्स एन एंगल 60 डिग्री विथ वाई एक्सिस के साथ 60 बना रहा है बाबू। तो दिया फॉर बीटा बराबर कितना देंगे बाबू 60 डिग्री। तो जेड एक्सिस के साथ एंगल पूछ रहा है तो वही हम गामा मान लेते हैं, वही निकालना है, लेट कर देते हैं। देखिए लेट एंगल विथ जेड एक्सिस, एंगल विथ जेड एक्सिस इज गामा। जेड एक्सिस के साथ एंगल कितना मान लिए बाबू, जेड एक्सिस के साथ एंगल गामा मान लिए। तो अभी हम लोग बाबू दिया, अभी हम लोग तुरंत अभी पढ़े हैं बाबू सिंस cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा बराबर कितना स्टडी किए हैं 1। यहाँ अल्फा की जगह पर 120 है, यहाँ cos स्क्वायर 120 हो जाएगा, और बीटा वाई के साथ एंगल देंगे 60, यहाँ हो जाएगा cos स्क्वायर 60 डिग्री, और हमको गामा तो निकालना है बाबू। तो cos स्क्वायर गामा बराबर 1 हो जाएगा। cos 120 का वैल्यू बता सकते हैं क्या, cos 120 ऐसे लिखेगा, cos 120 को कोई बच्चा 90 प्लस 30 लिखेगा, तो cos 90 प्लस थीटा माइनस sin थीटा होता है, तो माइनस sin 30 और sin 30 होता है 1/2, तो माइनस 1/2 आ जाएगा ना। तो माइनस 1/2 का होल स्क्वायर cos स्क्वायर, हाँ तो 1/2 का माइनस 1/2 का होल स्क्वायर समझाने के लिए लिख दे रहे हैं ताकि पता चले कैसे हुआ है। और cos 60 का वैल्यू कितना होता है 1/2, ये भी होल स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे cos स्क्वायर गामा बराबर 1, तो 1/2 का होल स्क्वायर 1/4 जुटेगा, ये दोनों 1/4 जुटेगा, तो जुट करके 1/2 आ गया, 1/2, तो प्लस में 1/2 है, उधर चल जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ से बाबू आपका cos स्क्वायर गामा बराबर 1 माइनस 1/2। तकलीफ है क्या बाबू, नहीं, तो यहाँ 1 में से 1/2 जाएगा तो 1/2 बचेगा, ठीक है। यहाँ से cos स्क्वायर रूट ले लीजिए, cos स्क्वायर गामा नहीं चाहिए, cos गामा चाहिए, तो दोनों जगह स्क्वायर रूट ले लीजिए, टेकिंग स्क्वायर रूट, हाँ तो टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड ले लीजिएगा बाबू। तो थोड़ा सा बाबू cos स्क्वायर गामा का स्क्वायर रूट cos गामा का मॉडुलस में हो जाएगा, हाँ cos स्क्वायर गामा का स्क्वायर रूट cos गामा का मॉडुलस हो जाएगा, cos गामा का मॉडुलस इधर 1/2 का स्क्वायर रूट 1/2 हो जाएगा जी। यहाँ से मॉडुलस हटेगा तो cos गामा बराबर प्लस 1/2 होगा बाबू, या तो माइनस 1/2 होगा। तकलीफ है क्या बाबू, नहीं। तो cos गामा का वैल्यू देखो 1/2 45 डिग्री में लिखे हैं, ऐसे बहुत जगह रहता है रेडियन में, लेकिन यहाँ पर एंगल डिग्री में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और ये वाला माइनस 135 किसके लिए आएगा, हाँ ये आएगा 180, इसके लिए आएगा cos 180 माइनस 45 के लिए आएगा, cos 180 माइनस 45 माइनस cos 45 होगा, और cos 180 माइनस 45 मतलब यहाँ से आपको गामा बराबर इतना बराबर आ जाएगा हो 135, 180 से 45 जाएगा 135 डिग्री से, 135 रहेगा तो होगा ना cos 180 माइनस 45, तो उसका वैल्यू माइनस 1/2 आ जाएगा, ठीक है। हाँ तो दियर फॉर गामा बराबर बाबू आपको एंगल 45 डिग्री भी आ सकता है, या तो 135 डिग्री भी आ सकता है, 135 डिग्री। 135 कैसा है समझ में बाबू, ये बाबू ये cos गामा का वैल्यू माइनस 1/2 है, तो माइनस 1/2 cos 180 माइनस थीटा लिख सकते हैं, थीटा cos 180 माइनस थीटा माइनस cos थीटा होता है, जिसका वैल्यू माइनस 1/2 आ जाएगा, लेकिन 180 से 45 जाता है तो 135 बचता है। इसके अलावा अगर यूनिट वेक्टर निकालने के लिए बोल दे, ये बाबू कोई वेक्टर दिया हुआ है उसके अलावा आपको यूनिट वेक्टर निकालिए, बोले सर इसमें क्या क्यों पूछ रहे हैं, ये तो काफी आसान है, उस वेक्टर में उसको मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दीजिए। हाँ तो यूनिट वेक्टर अलोंग वेक्टर ए, उस वेक्टर में उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ वेक्टर ए दिया हुआ है a1 i b1 j c1 के, और इसका मैग्नीट्यूड होगा रूट अंडर a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर c1 का स्क्वायर, मैग्नीट्यूड मॉडुलस, हाँ तो उस वेक्टर में उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करने पर क्या आता है, यूनिट वेक्टर आता है। हाँ अब ऊपर 3 टर्म है, नीचे ये रूट अकेला टर्म है, ऊपर 3 वाले अलग अलग भाग लगा दें, तो अलग अलग भाग लगाते हैं, a1 बटा पूरा i b1 बटा पूरा ये, और ये c1 बटा इतना हो गया। पूरी सर ये क्यों बता रहे हैं यार, हमको समझ में नहीं आता है, ये तो पढ़ाई दिए हैं, बता रहे हैं क्यों बता रहे हैं। देखिए ये यूनिट वेक्टर है, तो यूनिट वेक्टर अगर कहीं भी दिया हुआ है, चाहे नहीं दिया रहेगा, वेक्टर दे तो निकाल लेंगे। तो यूनिट वेक्टर जो रहेगा
उसका आई कैप जे कैप और के कैप का कोफिशिएंट, आई कैप का गुणज है ये कोफिशिएंट, a1 बटा पूरा ये b1 बटा ये जे का कोफिशिएंट के का कोफिशिएंट, तो वही यहाँ लिखे हैं। देखिए आई का कोफिशिएंट है, जे का कोफिशिएंट है, के का कोफिशिएंट, यूनिट वेक्टर लाने के बाद ये जो आई कैप जे कैप के कैप का कोफिशिएंट जो होता है यूनिट वेक्टर लाने के बाद उसी को बाबू हम डायरेक्शन कोसाइन बोलते हैं। डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वेक्टर ए, बोली वाई वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन हो गया सर यूनिट वेक्टर लाने के बाद। तो अच्छा सर आप ही हमको एक बात बताइए सर, ज्यादा हमको नहीं सोचना है कि अगर ये तीनों डायरेक्शन कोसाइन अगर हो गया सर, तो अभी आप ही प्रूफ कर रहे थे सर कि डायरेक्शन कोसाइन का स्क्वायर का जोड़ 1 होता है सर। डायरेक्शन कोसाइन का स्क्वायर का जोड़ 1, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर 1। अगर ये वास्तव में तीनों नंबर अगर डायरेक्शन कोसाइन है तो तीनों का स्क्वायर का जोड़ने पर 1 आ जाना चाहिए। स्क्वायर करके जोड़ने पर 1 आएगा कि नहीं आएगा देखते हैं। देखिए इसका स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर करेंगे तो a1 का स्क्वायर नीचे से उठ हट जाएगा, जोड़ लेते हैं ना। हाँ तो a1 का स्क्वायर b1 का स्क्वायर c1 का स्क्वायर जोड़ेंगे यहाँ भी, तो b1 का स्क्वायर यही वाला चीज यहाँ भी रहेगा और c1 का स्क्वायर यही वाला चीज एलसीएम लेना चाहिए तो ये रहेगा। तो ऊपर भी a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर c1 स्क्वायर, नीचे बटा भी a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर c1 स्क्वायर। तो क्या अगर डायरेक्शन कोसाइन है तभी ना जोड़ करके स्क्वायर करके जोड़ करके 1 आ रहा है। अगर डायरेक्शन कोसाइन नहीं रहता तो तीनों का स्क्वायर करके जोड़ करके 1 नहीं आता। ठीक है बाबू, तो अगर यूनिट वेक्टर ला दीजिएगा तो यूनिट वेक्टर लाने के बाद जो आई कैप जे कैप के कैप का जो कोफिशिएंट होता है उस कोफिशिएंट को हम उस वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन बोलते हैं, डी डॉट सी बोलते हैं। ओके ओके सर। हाँ डायरेक्शन रेशियो क्या होता है, डायरेक्शन कोसाइन अभी पढ़ा रहे थे, फिर डायरेक्शन रेशियो क्या होता है देखिए। डायरेक्शन रेशियो किसको बोलते हैं, ए बी सी आर 3 नंबर, 3 वो नंबर है स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी विच आर प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल का मतलब होता है रेशियो से, समानुपाती हिंदी में बोलते हैं, अनुपात समान मतलब रेशियो से टू डायरेक्शन कोसाइन। मतलब ऐसा 3 नंबर इस प्रकार से रहे कि वो डायरेक्शन कोसाइन के प्रोपोर्शनल हो जाए, डायरेक्शन कोसाइन के प्रोपोर्शनल हो जाए। प्रोपोर्शनल का मतलब तीनों नंबर का डायरेक्शन कोसाइन के साथ रेशियो निकालने पर, अनुपात निकालने पर सारा रेशियो इक्वल आ जाए। ये तीनों नंबर एबीसी जो है उसको डायरेक्शन कोसाइन के साथ अनुपात निकालने पर सब रेशियो क्या आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। तो उसी को हम प्रोपोर्शनल बोलते हैं, हिंदी में समानुपाती बोलते हैं, मैंने अनुपात समान रेशियो से। ओके तो वैसा 3 नंबर जो कि डायरेक्शन कोसाइन के प्रोपोर्शनल हो जाए तब जाके ये तीनों नंबर को हम लोग डायरेक्शन रेशियो बोलेंगे। ठीक है, जैसे इफ डायरेक्शन रेशियो यहाँ देखिए डायरेक्शन रेशियो वेक्टर ए का जो होगा, वेक्टर ए का जो डायरेक्शन रेशियो होगा बाबू, अभी इधर लाइन बाद में लिखिए थोड़ी सी। डायरेक्शन रेशियो समझे, देखिए एबीसी आर कॉल्ड डायरेक्शन रेशियो डी डॉट आर, दैट मींस एबीसी आर डायरेक्शन रेशियो एंड एलएमएन आर डायरेक्शन कोसाइन। अगर एबीसी डायरेक्शन रेशियो है और एलएमएन डायरेक्शन कोसाइन है तो ये तीनों नंबर को डायरेक्शन रेशियो तब हम बोलने का अधिकार है जब इसका नंबर का डायरेक्शन कोसाइन के साथ अनुपात रेशियो, फिर अगला नंबर का अगला के साथ डायरेक्शन कोसाइन का साथ रेशियो, और ये अगला नंबर का सी के साथ डायरेक्शन कोसाइन का रेशियो, ये तीनों रेशियो क्या आ जाए, तीनों रेशियो सेम आ जाए। तीनों रेशियो सेम आ जाए, जैसे यहाँ पर मान लेते इसका हम लोग 1/2 आया है, ये भी रेशियो कितना आना चाहिए 1/2, यहाँ भी रेशियो 1/2। तो यानी इसका मतलब ये हुआ कि जो तीनों नंबर है एबीसी वो उसका डायरेक्शन कोसाइन के साथ जो अनुपात रेशियो निकाला है सबका रेशियो इक्वल है, तो सारे रेशियो इक्वल आता है, दैट इज कॉल्ड प्रोपोर्शनल, दैट इज कॉल्ड प्रोपोर्शनल। हिंदी में उसी को समानुपाती बोलते हैं। अगर ये तीनों का रेशियो सेम है तब हम स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी नंबर को बाउ डायरेक्शन रेशियो बोलेंगे। ये तीनों नंबर सेम है तो तीनों नंबर हम किसके बराबर मान लेते हैं, लैम्डा बराबर, अपने तरफ से लैम्डा से। लैम्डा हम क्या रहे हैं, तो पहला लास्ट को लीजिएगा तो ए बराबर, ये भागा में जाकर गुना हो जाएगा, तो ए बराबर लैम्डा ए, इसको लेके चलेंगे तो बी बराबर लैम्डा ए, इसको लेके चलेंगे तो सी बराबर लैम्डा ए। जहां पर लैम्डा जो है बिलोंग्स टू रियल नंबर कुछ भी हो सकता है, जीरो को छोड़ा करके। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर डायरेक्शन कोसाइन आपको अगर दिया रहेगा एलिमेंट, तो डायरेक्शन कोसाइन में कोई भी नॉन जीरो नंबर से गुना करने के बाद जो नंबर आएगा वो सारा का सारा नंबर डायरेक्शन रेशियो होगा। देखिए ना एलिमेंट है, अब एलिमेंट में किससे कितना से गुना हो जा रहा है, लैम्डा 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 कोई और रियल नंबर हो सकता है जीरो को छोड़ा करके, लैम्डा बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर नॉट इक्वल टू जीरो। मतलब डायरेक्शन कोसाइन देखिए जैसे 1/√3 1/√3 1/√3 है नंबर, कोई लाइन का डायरेक्शन कोसाइन नहीं है। बोली सर ये डायरेक्शन कोसाइन है, हाँ है, तीनों का स्क्वायर करके जोड़ के देख लीजिए 1 आता है कि नहीं, 1/3 1/3 1/3 एलसीएम लेंगे तो 1 + 1 + 1 3/3 1 आ जाएगा। ये डायरेक्शन कोसाइन है, तो हम डायरेक्शन कोसाइन में देखिए एलिमेंट डायरेक्शन कोसाइन में कोई और नॉन जीरो नंबर सब में बराबर नंबर से गुना करने के बाद जो नया नंबर आएगा उस नया नंबर को हम डायरेक्शन
रेशियो बोलेंगे एबीसी बाबू। तो हम सपोज करते हैं लैम्डा बराबर 2 ले लीजिए, तो लैम्डा बराबर 2 इसमें सब में गुना कर दीजिए। देखिए 2m 2m 2m, यहाँ 2 2 2 सब गुना हो गया। तो ये जो तीनों नंबर आया गुना करने पर, डायरेक्शन कोसाइन में गुना करने पर ये तीनों का तीनों नंबर डायरेक्शन रेशियो आ गया। कोई जरूरी है कि लैम्डा बराबर 2 ही ले सकते हैं सर, पागल क्यों बनाते हैं हमको? ठीक है, लैम्डा को दूसरा ले सकते हैं। आपको बोले लैम्डा रियल नंबर नॉट इक्वल टू 0 ले सकते हैं। लैम्डा बराबर 3 ले लिए, लैम्डा 1/2 ले लेंगे, लैम्डा 5 ले लेंगे, खाली जीरो छोड़ा के कुछ भी ले लेंगे। और डायरेक्शन कोसाइन में जो गुना करेगा जो नया नंबर आएगा वो डायरेक्शन रेशियो होगा। मतलब ये हुआ कि अगर किसी भी नंबर का डायरेक्शन कोसाइन अगर दिया हुआ है तो उसी नंबर का जो डायरेक्शन रेशियो होगा वो हम कोई भी लैम्डा गुना करके वो हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो बताइए लैम्डा डायरेक्शन रेशियो भी 3 ही को होगा कि इनफाइनाइट आएगा? नहीं, 3 को तो होवे करेगा, लेकिन ये तीनों नंबर बदल बदल के अलग अलग कॉम्बिनेशन का आ गया। जैसे यहाँ पर देखिए वो आ गया कि लैम्डा बराबर को 3 ले लिया तो ये भी तो तीनों डायरेक्शन रेशियो में आ गया। तो लैम्डा 1/2 लेगा तो फिर 3 को कॉम्बिनेशन आ जाएगा डायरेक्शन रेशियो। लैम्डा को 5 ले लेगा आ जाएगा। मतलब कोई अगर एक वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन दिया हुआ है तो 3 का कॉम्बिनेशन करके जो डायरेक्शन रेशियो आएगा वो इनफाइनाइट आएगा। डॉट 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 बढ़ रहे हैं, इसी तरह से और भी लैम्डा लेते जाएंगे तो और भी डायरेक्शन रेशियो बदलता जाएगा। यहाँ नोट में लिखा है डायरेक्शन रेशियो ऑफ एनी गिवन वेक्टर विल बी इनफाइनाइट। मतलब कोई भी वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन अगर दिया हुआ है तो उसका जो डायरेक्शन रेशियो होता है वो इनफाइनाइट हो, अनंत हो सकता है। ओके, वैसा 3 नंबर जो था डायरेक्शन कोसाइन के प्रोपोर्शनल होना चाहिए। उस सारे नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं बाबू? डायरेक्शन रेशियो बोलते हैं। ठीक है, डायरेक्शन रेशियो उसको शॉर्ट में D.R बोलते हैं। ओके।